हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल फिर एकेडमी 2.0 में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं जीके जीएस का टॉप 50 प्रश्न के बारे में, जो आपके आने वाले परीक्षाओं के लिए काफ़ी हेल्पफुल हो सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आप लोग किसी भी सरकारी जॉब की तैयारी करते हैं जिसमें जीके जीएस पूछे जाते हैं, उन सभी परीक्षाओं के लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगे। तो दोस्तों, आप लोग इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक एक बार जरूर देखिएगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर पहला में लिखा गया है, भारत में रेडियो प्रसारण का प्रारंभ किस वर्ष हुआ। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप लोग ध्यान दीजिएगा। भारत में रेडियो प्रसारण का शुरुआत 1923 ईस्वी से हुआ था। यानी कि प्रश्न नंबर पहला का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला प्रश्न देखिए, भारत में निजी क्षेत्र में पहला रेडियो स्टेशन कहाँ स्थापित किया गया। भारत में निजी क्षेत्र में पहला रेडियो स्टेशन बेंगलुरु शहर में स्थापित किया गया। यानी कि प्रश्न नंबर 2 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। दोस्तों, अगर आप लोग किसी भी प्रश्न का राइट आंसर जानते होंगे तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। भारत का सबसे ऊंचा टीवी टावर कहाँ स्थापित है। भारत का सबसे ऊंचा टीवी टावर फजिल्का में स्थापित है। यानी कि प्रश्न नंबर 3 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। अगला प्रश्न देखिए, भारत में डाकघरों की संख्या लगभग कितनी है। भारत में डाकघरों की संख्या लगभग 1.5 लाख है। यानी कि 1.5 लाख है। प्रश्न नंबर 4 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। भारत में पिन कोड कब शुरू किया गया था। आप लोग को बताना है भारत में पिन कोड की शुरुआत कब से हुआ है। भारत में पिन कोड की शुरुआत 1972 ईस्वी से हुआ था। यानी कि प्रश्न नंबर 5 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। भारत को कितने डाक जोन में विभाजित किया गया है। आप लोग को बताना है भारत को कितने डाक जोन में विभाजित किया गया है। भारत को 8 डाक जोन में विभाजित किया गया है। यानी कि प्रश्न नंबर 6 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। भारत में डाक टिकट किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में शुरू किया गया। भारत में डाक टिकट लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में शुरू किया गया था। यानी कि प्रश्न नंबर 7 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर कीजिएगा। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अनुसार भारत में कितनी प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अनुसार भारत में 8 प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती है। यानी कि प्रश्न नंबर 8 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। क्षेत्रीय विस्तार और कृषि में महत्व की दृष्टि से भारतीय मिट्टियों के कितने प्रमुख वर्ग हैं। क्षेत्रीय विस्तार और कृषि में महत्व की दृष्टि से भारतीय मिट्टियों के 5 प्रमुख वर्ग हैं। यानी कि प्रश्न नंबर 9 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। भारत की सर्वाधिक महत्वपूर्ण मिट्टी कौन सी है। ये सभी प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप लोग सभी प्रश्नों को बारीकी से देखिए। भारत की सर्वाधिक महत्वपूर्ण मिट्टी जलोढ़ मिट्टी है। यानी कि प्रश्न नंबर 10 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। भारत के सर्वाधिक क्षेत्र पर किस प्रकार की मिट्टी का विस्तार पाया जाता है। आप लोग को बताना है भारत के सबसे अधिक क्षेत्र पर किस प्रकार की मिट्टी का विस्तार पाया जाता है। तो जलोढ़ मिट्टी का विस्तार सबसे अधिक पाया जाता है। प्रश्न नंबर 11 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। क्षेत्रफल के आधार पर भारत की मिट्टियों का सही अवरोही क्रम क्या है। क्षेत्रफल के आधार पर भारत की मिट्टियों का सही अवरोही क्रम जलोढ़ मिट्टी, लाल मिट्टी, काली मिट्टी और लेटेराइट मिट्टी है। यानी कि प्रश्न नंबर 12 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। प्रश्न नंबर 13 में लिखा गया है, आप लोग ध्यान दीजिएगा। भारत के विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती है, इसका प्रमुख कारण क्या है। भारत के विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती है, इसका प्रमुख कारण जलवायु संरचना एवं उच्च वाच की विविधता है। यानी कि प्रश्न नंबर 13 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। नवीन जलोढ़ मिट्टी को अन्य किस नाम से जाना जाता है। नवीन जलोढ़ मिट्टी को अन्य खादर के नाम से भी जाना जाता है। यानी कि प्रश्न नंबर 14 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा।
पुरानी जलोढ़ मिट्टी को अन्य किस नाम से जाना जाता है? ये सभी प्रश्न काफ़ी इम्पोर्टेंट है, आप लोग ध्यान दीजिए। पुरानी जलोढ़ मिट्टी को भांगर के नाम से भी जाना जाता है, यानी कि प्रश्न नंबर 15 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। निम्नलिखित में से किस प्रकार की मिट्टी के लिए न्यूनतम उर्वरक की आवश्यकता होती है? किस प्रकार की मिट्टी के लिए न्यूनतम उर्वरक की आवश्यकता होती है? तो आप लोग याद रखिएगा, जलोढ़ मिट्टी के लिए न्यूनतम उर्वरक की आवश्यकता होती है। प्रश्न नंबर 16 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। गंगा के मैदान की पुरानी कछारी मिट्टी क्या कहलाती है? गंगा के मैदान की पुरानी कछारी मिट्टी बांगर मिट्टी कहलाती है, यानी कि प्रश्न नंबर 17 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। भारत में समस्त स्थल भाग का कितना प्रतिशत जलोढ़ मिट्टी से ढका हुआ है? भारत में समस्त स्थल भाग का 24% जलोढ़ मिट्टी से ढका हुआ है, यानी कि प्रश्न नंबर 18 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। जलोढ़ मिट्टी में जब बालू के कणों और चीका की मात्रा लगभग बराबर होती है तो उसे क्या नाम दिया जाता है? काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है, आप लोग ध्यान दीजिए। जलोढ़ मिट्टी में जब बालू के कणों और चीका की मात्रा लगभग बराबर होती है तो उसे रेगुड़ मिट्टी नाम दिया जाता है। प्रश्न नंबर 19 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। कपास की खेती के लिए सर्वोत्तम मिट्टी कौन सी है? कपास की खेती के लिए सर्वोत्तम मिट्टी काली मिट्टी है, यानी कि प्रश्न नंबर 20 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। लावा के प्रवाह से किस मिट्टी का निर्माण होता है? लावा के प्रवाह से काली मिट्टी का निर्माण होता है, जो कपास के लिए सबसे ज़्यादा उपयुक्त होती है। प्रश्न नंबर 21 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। काली मिट्टी का विस्तार कहाँ पाया जाता है? काली मिट्टी का विस्तार महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात इन सभी राज्यों में पाया जाता है, यानी कि प्रश्न नंबर 22 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। प्रश्न नंबर 23 में लिखा गया है 2019 के उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार भारत में कुल कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं? काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है, आप लोग ध्यान दीजिए। 2019 के उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार भारत में कुल 104 राष्ट्रीय उद्यान हैं, यानी कि प्रश्न नंबर 23 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। राष्ट्रीय चंबल अभयारण्य निम्नलिखित में से किस राज्य का हिस्सा नहीं है? आप लोग को बताना है राष्ट्रीय चंबल अभयारण्य किस राज्य का हिस्सा नहीं है, तो आप लोग याद रखिएगा हरियाणा राज्य का हिस्सा नहीं है, यानी कि प्रश्न नंबर 24 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। कर्नाटक के किस जिले में ब्रह्मागिरी वन्यजीव अभयारण्य स्थित है? आप लोग को बताना है कर्नाटक के किस जिले में ब्रह्मागिरी वन्यजीव अभयारण्य स्थित है, तो आप लोग याद रखिएगा कर्नाटक के कोडागु जिले में ब्रह्मागिरी वन्यजीव अभयारण्य स्थित है। प्रश्न नंबर 25 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। भारत का ओसनिक नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? भारत का ओसनिक नेशनल पार्क कच्छ में स्थित है, यानी कि प्रश्न नंबर 26 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। प्रोजेक्ट एलिफेंट को भारत में किस वर्ष में शुरू किया गया था? ये सभी प्रश्न काफ़ी इम्पोर्टेंट है, आप लोग सभी प्रश्नों को बारीकी से देखिए। प्रोजेक्ट एलिफेंट को भारत में 1992 ईस्वी से शुरू किया गया था, यानी कि प्रश्न नंबर 27 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला प्रश्न देखिए, जौनपुर किस नदी के तट पर स्थित है? जौनपुर गोमती नदी के तट पर स्थित है। प्रश्न नंबर 28 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। निम्नलिखित में से कौन सा नगर किसी नदी के तट पर नहीं बसा है? भोपाल नगर किसी नदी के तट पर नहीं बसा है, यानी कि प्रश्न 29 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। गंगा नदी के किनारे स्थित सबसे बड़ा शहर कौन है? गंगा नदी के किनारे स्थित सबसे बड़ा शहर कानपुर शहर है, यानी कि प्रश्न नंबर 30 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। निम्नलिखित में से कौन सा शहर गंगा के तट पर नहीं बसा है?
दिल्ली शहर गंगा के तट पर नहीं बसा है, बाकी कानपुर, पटना, बरौनी ये सभी गंगा नदी के तट पर बसा हुआ है। यानी कि प्रश्न 32 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। स्टील सिटी राउरकेला किस नदी के किनारे स्थित है? स्टील सिटी राउरकेला ब्रह्मणी नदी के किनारे स्थित है। यानी कि प्रश्न 32 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। कावेरी नदी के तट पर कौन सा शहर स्थित है? ये सभी प्रश्न काफी इंपोर्टेंट है, आप लोग सभी प्रश्नों को बारीकी से देखिए। कावेरी नदी के तट पर तिरुचिरापल्ली शहर स्थित है। यानी कि प्रश्न 33 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। साबरमती नदी किस शहर के किनारे बहती है? आप लोग को बताना है साबरमती नदी किस शहर के किनारे बहती है। साबरमती नदी अहमदाबाद शहर के किनारे बहती है। यानी कि प्रश्न 34 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर गोरखपुर स्थित है? राप्ती नदी के तट पर गोरखपुर स्थित है। यानी कि प्रश्न 35 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। आबो जनजाति किससे संबंधित है? आबो जनजाति असम से संबंधित है। यानी कि प्रश्न 36 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। इसके बारे में आप लोग यहाँ पर नोट पढ़ सकते हैं। कुर्द जनजाति का निवासी क्षेत्र कहाँ है? बैकग्राउंड वॉइस के लिए माफी चाहता हूँ। कुर्द जनजाति का निवासी क्षेत्र कहाँ है? कुर्द जनजाति का निवासी क्षेत्र आंध्र प्रदेश है। यानी कि प्रश्न नंबर 37 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। निम्नलिखित में से किस राज्य में कुकी जनजाति निवास करती है? आप लोग को बताना है किस राज्य में कुकी जनजाति निवास करती है। तो मणिपुर राज्य में कुकी जनजाति निवास करती है। प्रश्न नंबर 38 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। भारत का सबसे बड़ा जनजाति समूह कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा जनजाति समूह गोंड जनजाति है। यानी कि प्रश्न नंबर 39 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला प्रश्न देखिए। निम्नलिखित में से कौन जनजाति मौसमी प्रवास से संबंधित है? भोटिया जनजाति मौसमी प्रवास से संबंधित है। प्रश्न नंबर 40 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला प्रश्न देखिए। इसके बारे में आप लोग यहाँ पर नोट पढ़ सकते हैं। चेंचू जनजाति किस प्रदेश के निवासी हैं? चेंचू जनजाति आंध्र प्रदेश के निवासी हैं। यानी कि प्रश्न नंबर 41 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। ओराव जनजाति किस राज्य से संबंधित है? ओराव जनजाति झारखंड राज्य से संबंधित है। प्रश्न नंबर 42 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। टोडा जनजाति कहाँ पाई जाती है? ये सभी प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है, सभी प्रश्नों को आप लोग ध्यान दीजिए। टोडा जनजाति नीलगिरी पहाड़ियों में पाई जाती है। यानी कि प्रश्न नंबर 43 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। इसके बारे में आप लोग यहाँ पर नोट पढ़ सकते हैं। भारत के निम्नलिखित उद्योगों में से किस उद्योग में सार्वजनिक क्षेत्र में सबसे अधिक पूंजी निवेश हुआ है? काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप लोग ध्यान दीजिए। भारत के लौह इस्पात उद्योग में सबसे अधिक पूंजी निवेश हुआ है। यानी कि प्रश्न नंबर 44 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला प्रश्न देखिए। दुर्गापुर लौह इस्पात संयंत्र किस देश के सहयोग से स्थापित किया गया था? दुर्गापुर लौह इस्पात संयंत्र ब्रिटेन देश के सहयोग से स्थापित किया गया था। प्रश्न नंबर 45 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। इसके बारे में आप लोग यहाँ पर नोट पढ़ सकते हैं। राउरकेला इस्पात संयंत्र की स्थापना किसके सहयोग से हुई थी? काफ़ी इंपोर्टेंट प्रश्न है, आप लोग ध्यान दीजिए। राउरकेला इस्पात संयंत्र की स्थापना जर्मनी के सहयोग से हुई थी। यानी कि प्रश्न 46 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। इसके बारे में यहाँ पर नोट दिया गया है, आप लोग पढ़ सकते हैं। भिलाई संयंत्र किसकी मदद से स्थापित किया गया था? भिलाई संयंत्र रूस की मदद से स्थापित किया गया था। प्रश्न 47 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा।
राष्ट्रीय आय के लिए किस क्षेत्र का अधिकतम योगदान है? राष्ट्रीय आय के लिए सेवा क्षेत्र का अधिकतम योगदान है। प्रश्न नंबर 48 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला प्रश्न देखिए, निम्न में से देश का प्रथम विधि अधिकारी कौन है? आप लोग को इन चार ऑप्शन को देखकर बताना है, इनमें से देश का प्रथम विधि अधिकारी कौन है? देश का प्रथम विधि अधिकारी महान्यायवादी है, यानी कि प्रश्न 49 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। इस वीडियो का अंतिम प्रश्न है दोस्तों, आप लोग ध्यान दीजिए। खट्टे फलों में कौन सा अम्ल होता है? खट्टे फलों में साइट्रिक अम्ल होता है, यानी कि प्रश्न नंबर 50 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। दोस्तों आज हमने आप सभी को टॉप 50 प्रश्न करवाए हैं जो जीके जीएस से लिया गया था। तो दोस्तों आप लोग 50 प्रश्न में से कितना सही कर पाए हैं, इसका सही जवाब कमेंट बॉक्स में आप लोग बताइएगा। अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और घंटी कॉल पर फिट कीजिएगा ताकि सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। इस वीडियो में एक लाइक करके इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास भी शेयर कीजिएगा, व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम इत्यादि पर। तो फिर अगले वीडियो में मिलेंगे दोस्तों, जब तक आप लोग बने रहिए।